हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपको पिछले 2-3 क्लास से होमवर्क दिया जा रहा है और कुछ लोग ट्राई किए हैं, कुछ लोग क्वेश्चन पूछे हैं और उस क्वेश्चन के आधार पे हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया है। कुछ स्टूडेंट पूछा है 6 नंबर, 15, 16, 22, 25, 35, 39, 40, 46, 58, 61 ये चैप्टर 35 एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। इसी लेक्चर में जो है एनसीईआरटी बुक का भी जो मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म करके जो टॉपिक है यानी चैप्टर 4 जो है उसका टोटल सॉल्यूशन जो है दे देंगे और उसमें भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप व्हाट्सएप पे या चैट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, उसको भी डील कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जितना पॉसिबल होता है इसमें हम लोग काम करते हैं। अगर आपके सामने बुक है, बुक लेकर के बैठें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन का क्लास है, उसमें आपको हेल्प भी मिलेगा। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे हम बोले क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ही बोले तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके अपने बुक से क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ लें और तब आगे बढ़ें। तो जैसे देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में कहा जा रहा आपसे कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और हॉरिजेंटली प्लेस्ड किया गया है। इस वायर में आई करंट का फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन में ये दे दिया है कि इसका रेडियस जो है वो आर है। हम लोग अक्सर रेडियस को ए बोलते थे, ये आर बोल दिया। खैर अब जो बोला है वही लिखते हैं। कह रहा है इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। ये वायर जहाँ रखा हुआ है, ये वायर तो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही, लेकिन पहले से ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और जो मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक ना, हर पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्शन में और उसका वैल्यू बी है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के कारण नहीं है, पहले ही से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है और उसी में हम लोग इस स्ट्रेट वायर को रख दिए। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा। तो देखिए, एक तो फील्ड हर जगह आउटवर्ड में मौजूद है पहले से ही, और ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये वायर भी इस साइड में अपने लेफ्ट साइड में तो आउटवर्ड फील्ड ही ना प्रोड्यूस करेगा। तो एक तो पहले का फील्ड आउटवर्ड, फिर इस करंट के कारण फील्ड आउटवर्ड, तो दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा कि नहीं। और अगर हम लोग बात राइट साइड का करें तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और इस करंट कैरिंग वायर के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो जाहिर है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो कम होना होगा तो इसी साइड न होगा, ज़्यादा तो जाहिर है इस साइड होगा। तो देखो ये वैल्यू में तो बदलाव है नहीं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी वही है, वहाँ भी, सब जगह वही। तो ये पता लगाना है कि इस वायर के कारण लेफ्ट साइड में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा। तो जाहिर है सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर होता है, तो सरफेस का फील्ड भी आउटवर्ड और पहले का भी फील्ड आउटवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो यहीं पे ना मैक्सिमम होगा। यानी हम लोग एक बात तो बोलेंगे कि करंट कैरिंग वायर के लेफ्ट साइड में सरफेस पर जो पॉइंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा और कितना होगा, B प्लस म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर। लॉन्ग वायर है और सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर है कि नहीं। अब देखें, अब अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का
मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसमें एक दिक्कत है और इसी को ध्यान से सीखना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को यहीं पे प्रॉब्लम। देखो अगर हम लोग बात करें, मान लो यहाँ Q पॉइंट, तो Q पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण होगा उसका भी वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट I बाई 2πr। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो कोई कहेगा नेट फील्ड कितना होगा, तो बोलेंगे डिपेंड करेगा B बड़ा है कि म्यू नॉट I बाई 2πr बड़ा है। अगर B बड़ा होगा म्यू नॉट I बाई 2πr से, तब तो मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम यहाँ पे होगा। ध्यान से सुनो, अगर B का वैल्यू म्यू नॉट I बाई 2πr से बड़ा होगा, तब उस केस में मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड Q पर होगा, क्योंकि इसका फील्ड जो है आउटवर्ड और ज़्यादा से ज़्यादा ये विरोध कितना से करेगा, म्यू नॉट I बाई 2πr से जो इनवर्ड है। तब बोलेंगे क्या कि Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगा और कितने के इक्वल होगा, B माइनस म्यू नॉट I बाई 2πr। लेकिन कब, तो बोलेंगे कि जब B का वैल्यू ग्रेटर देन हो म्यू नॉट I बाई 2πr, या इसी को बुक में R यहाँ लिख दिया, R ग्रेटर देन म्यू नॉट I बाई 2πb। ठीक ना, बुक में आंसर के साथ ये लिख दिया मिनिमम इतना और R इतना। ठीक ना, चलो बात एक ही है, एक्चुअल में मतलब है कि B का वैल्यू म्यू नॉट I बाई 2πr से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अब जो मेन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, अगर मान लो इफ B जो है लेस देन म्यू नॉट I बाई 2πr हुआ या इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2πr हुआ, तब देखना क्या होगा। अगर B का वैल्यू इसके इक्वल हो जाता, तब तो Q पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो जाता, बोलो। तब तो B का जो वैल्यू है वो आउटवर्ड है और म्यू नॉट I बाई 2πr इनवर्ड है, तब मैग्नेटिक फील्ड जो है इक्वल हो जाता जीरो। यानी अगर ऐसे बोलें, अगर B इक्वल हो म्यू नॉट I बाई 2πr के, तब जो है मिनिमम वैल्यू Q पर होगा और कितने के इक्वल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। शर्त है अगर B इसके यानी R इक्वल हो जाए म्यू नॉट I बाई 2πb, ऐसे बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखना जो बात समझाना चाह रहे। सपोज करो ये 5 टेस्ला है मान लो, और म्यू नॉट I बाई 2πr का जो वैल्यू है, मतलब यहां जो वायर के कारण फील्ड निकाले, मान लो 8 टेस्ला है। सपोज करो मतलब कि B ग्रेटर देन है म्यू नॉट B लेस देन है म्यू नॉट I बाई 2πr का, यानी B 5 टेस्ला है जो एक्सटर्नल फील्ड है, और इस वायर के कारण जो फील्ड है वो 8 टेस्ला है। तब पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम जो है कहां पे होगा, कितना होगा। तो कोई कहेगा क्या है, लिख दीजिए 8 माइनस 5, 3 टेस्ला हो गया। बोलेंगे कि नहीं। अब ध्यान से सुनना, यही मेन बात समझना है, वही लोग को दिक्कत करता है। देखो वायर का फील्ड यहाँ कितना है, 8 टेस्ला, तो आगे जाओगे तो 8 से कुछ कम ही ना होगा, इनवर्ड ही ना होगा। और यहाँ मान लो 5 टेस्ला, तो 5 टेस्ला इनवर्ड और 5 टेस्ला आउटवर्ड, जीरो हो गया कि नहीं, यानी इधर कहीं जीरो होगा। फिर सोचो, ये पढ़े हो ना थियरी में कि एक्सिस पर तो फील्ड जीरो होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ में लॉन्ग वायर सिलेंड्रिकल वायर के कारण पिछला क्लास में पढ़ाए, देख लेना लेक्चर को। तो उसमें जो है सिखाए थे यहाँ जीरो होता है, यहाँ बढ़ते बढ़ते 8 टेस्ला हुआ है। तो सोचो बीच में तो कहीं 5 हुआ होगा ना, बोलो। ये 0 से बढ़ के अगर 8 हुआ है वायर के कारण फील्ड, तो कहीं तो 5 हुआ होगा ना। तो सोचो 5 इनवर्ड और 5 आउटवर्ड, तो इधर भी कहीं 0 होगा।
इधर भी कहीं 0 होगा। मतलब कि अगर B का वैल्यू, एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू μ0I/2πr से कम हो, तब मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड जो है ये गारंटी है कितना होगा, 0। एक बार इधर होगा, एक बार इधर होगा। तो देखो बुक में क्या किया, ध्यान से समझना। जब ये इक्वल होगा तब तो गारंटी है Q पर 0 होगा, और अगर μ0I/2πr का वैल्यू इससे ज़्यादा होगा तब भी मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, लेकिन कहाँ होगा, इधर होगा या इधर होगा। यानी एक बात तो समझ गए कि जब तक B ग्रेटर देन हो μ0I/2πr, तब मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, देखो जब तक B ग्रेटर देन है μ0I/2πr, तब तक मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो B माइनस μ0I/2πr, ये गारंटी हो गया। बशर्ते कि B ग्रेटर देन इससे होना चाहिए, तब यहीं पे मिनिमम होगा। लेकिन अगर B का वैल्यू इक्वल भी हो गया μ0I/2πr के, या B का वैल्यू लेस देन हो गया μ0I/2πr के, तब मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। चाहे वो 0 कभी Q पर हो, यहाँ हो, अलग मैटर है, लेकिन मिनिमम क्या होगा, 0। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ये बतलाओ किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि देखो जी, मैक्सिमम तो गारंटी है P पर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड और इसका फील्ड दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तो लिख दिए हैं। किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, तो बोलेंगे कि देखो अगर B का वैल्यू μ0I/2πr से बड़ा हो, तब तो उस केस में इसी Q पॉइंट पर मिनिमम होगा। लेकिन अगर B का वैल्यू μ0I/2πr से के इक्वल हो, चाहे उससे छोटा हो, तो देखो इसीलिए बुक में क्या किया गया है, ऐसे लिख दिया गया है, इफ B लेस देन इक्वल टू μ0I/2πr, देन मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब ये अलग से चर्चा नहीं किया गया, मतलब कि हमसे पोजीशन नहीं पूछा गया है कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा। हाँ, इसके हेल्प से हम लोग कंडीशन निकाल सकते हैं ना। देखो B लेस देन इक्वल टू μ0I/2πr, R को यहाँ ला देंगे तो लेस देन इक्वल टू μ0I/2πp, है ना। तो बस यहाँ तक तो समझ गए, नोट किया जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है एक वायर है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और ये जो पॉइंट है इसके दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पर है, और क्वेश्चन में कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सोच लो ये पूरा सब 10 है, तो ये 30-30 होगा कि नहीं, पूरा एंगल 60 नहीं, ये भी 60, ये भी 60, दो पार्ट में बांटेंगे 30-30। स्ट्रेट वायर है, यहाँ फील्ड निकालना है, तो ये 10 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो cos 30 d/10, तो cos 30 जो है √3/2 होता है, 5√3 सेंटीमीटर हो गया। इसी को मीटर में बदल लेंगे, 5√3 × 10⁻⁻2 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर क्या होगा, तो μ0/4π I/d sin 30 + sin 30। μ0/4π 10⁻⁻7 होता है, I है 10 एम्पियर, और D का वैल्यू 5√3 10⁻⁻2, और 1/2 + 1/2 1 हो। देखो तो कितना आ गया, इसको ऊपर ले जाएं तो 1000, तो 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 5√3,
इतना टेस्ला हो गया, है ना। या ये भी आप कर सकते हैं, बेहतर होता है इसको अगर माइक्रो टेस्ला में लाना चाहते हैं, देखो तो ऐसे लिख दें, क्या बात एक ही ना हुआ, 10⁻⁻⁶, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए 5√3, देखो तो क्या आ गया 20/√3, 10⁻⁻⁶ टेस्ला। इसका वैल्यू निकाल के देखें, ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 11.5। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कर लिया जाए। हाँ जी, देखेंगे 16 नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, एक लॉन्ग वायर है और उसके कारण P पॉइंट जो D डिस्टेंस पर है, मैग्नेटिक फील्ड है B1, तो B1 हो गया μ0I/2πd। अब इसी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इस लॉन्ग वायर पे ही एक L लेंथ के पार्ट को आप कंसीडर करें, L लेंथ के एक पार्ट को कंसीडर करें और उसके बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है P, तो जाहिर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो इस पार्ट ऑफ लेंथ जो है लॉन्ग वायर के, उसके कारण अगर फील्ड देखें तो μ0I/4πd साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो μ0I, देखिए 2 साइन थीटा है, तो μ0I/2πd साइन थीटा, है ना। अब साइन थीटा का जो वैल्यू है, देखिए μ0I/2πd साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो गया, L/2a² प्लस da², ठीक ना, L/2a² प्लस da²। तो B2 का वैल्यू क्या आया, तो μ0IL 4πd 1/√L² प्लस da²। चलो B1 और B2 निकाल लिए, लॉन्ग वायर के कारण फील्ड डायरेक्ट निकाल लिए, और L लेंथ जो है उसके कारण भी फील्ड निकाल लिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि B2 जो है ना वो B1 से 1% से डिफर कर रहा है, तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ना, क्वेश्चन के अनुसार B2 जो है B1 माइनस B1 का 1%, ठीक है ना। B1 से 1% से डिफर कर रहा है, तो देखो B1 ही ना बड़ा होगा, ये लॉन्ग वायर है, आई शॉर्ट वायर है, तो लॉन्ग वायर का फील्ड ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है B2 B1 से 1% से डिफर कर रहा है, तो जाहिर है 1% कम होगा, ठीक। तो कितना हो गया, इसको सॉल्व करो, 99/100 B1, और B2 का वैल्यू कितना आया, तो B2 का वैल्यू आया है μ0IL 4πd 1/L² प्लस da², 99/100 μ0I/2πr, 2πr नहीं 2πd, B1 यही ना है, μ0I/2πd। देखो तो μ0I गायब हो गया, पाई से पाई गायब हो गया, इधर तो 2 है ना। तो देखो जी कितना बचा, ऊपर में बच गया L, μ0I तो गायब, नीचे में देख लो ऐसे कर लेते हैं, पाई पाई और D भी गायब हो गया,
4 से कैंसिल करेंगे ये 100 हो गया, 4 से कैंसिल करेंगे 25 है ना, और इंटू 250 हो गया। नीचे बचा क्या, l² प्लस d²। देख लो तो 99/50 पाई डी म्यू नॉट आई, ये सब तो गायब हो ही गया। निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है कि d/l का वैल्यू क्या होगा। तो देखो तो ऐसा करते हैं, 50/99 l है ना, 50/99 l इज इक्वल टू l² प्लस d²। समझ रहे हैं ना, इसको इधर लेकर के चलेगा और बोथ साइड, अच्छा चलो इसको रूट में कर दे रहे। अब इसको स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करेंगे तो 50/99 l होल स्क्वायर, और इधर हो गया l² प्लस d²। देख लेना, तो 50/99 होल स्क्वायर माइनस 1/4 l²। देख लो ना, l²/4 को इधर ले गए हैं, l² कॉमन निकाल लिया, इधर क्या हो गया d²। बस अब क्या d² निकालना है, तो पहले d/l का होल स्क्वायर कितना हो गया जी, तब 50/99 होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो बतला दो ना d/l कितना होगा, तो d/l हो जाएगा √ 50/99। चलिए आंसर नोट कर लिया जाए। देखिए 22 नंबर प्रॉब्लम आप में से कोई स्टूडेंट पूछा है, ऑलरेडी आप पूरा लेक्चर देखिएगा जहां क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, 22 बता दिए, केवल आपको समझने के लिए बता रहे हैं। कह रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसको बेंड कर दिया गया और ये अल्फा प्लेन एंगल बना रहा है, ठीक ना। और कह रहा है एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है x डिस्टेंस पर, पूछा जरा बतलाओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अब आपको याद आ गया होगा, लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो 3 लेक्चर पहले जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, तो आप उसको देख लेंगे, कारण कि प्रॉब्लम जब सिखा रहे थे स्ट्रेट वायर के कारण तो उसमें सब चीज़ बतलाए हुए। तो इसलिए केवल आपको याद दिलाने के लिए क्वेश्चन दिए हैं। एक बार आपको हिंट दे दे रहे हैं कि देखिए इस वायर के कारण फील्ड है, ये पॉइंट राइट साइड में है तो इनवर्ड, इसके कारण भी इनवर्ड, इसके कारण यहाँ फील्ड निकालना हो तो ये डिस्टेंस का ज़रूरत पड़ेगा, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये α/2, ये भी है α/2, तो ये हो गया 90 माइनस α/2। और चूंकि लॉन्ग वायर है तो दूसरा एंड जो एंगल बना रहा वो 90 है, ठीक है ना, दूसरा एंड जो एंगल बना रहा वो 90 रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है इस लॉन्ग वायर के कारण यहाँ निकालें तो μ0/4 पाई I/d sin 90 माइनस α/2 प्लस sin 90 इसके कारण हो गया, और इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे के कारण होगा। पहले का लेक्चर में इसलिए टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहे, उसको आप कंप्लीट देख लेंगे। आइए 25 नंबर प्रॉब्लम। तो ये 25 नंबर जो प्रॉब्लम है ना, इसमें इस तरह का सर्किट बना दिया है कि कोई भी लूप में मूव करेंगे ना तो नेट EMF 0 आएगा। जैसे देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो -C, इधर +C, नेट EMF 0। इसमें भी देखो नेट EMF 0, बड़ा वाला लूप में चलेंगे -C +C, नेट EMF 0, तो करंट क्या हो गया 0, और करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सर्किट के कारण कोई भी पॉइंट पर देखेंगे तो 0 होगा, है ना। तो चलिए ये हो गया 25 नंबर प्रॉब्लम, और 22 पहले डिस्कस किए हैं। सोचो ना, करंट ही 0 रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसके कारण निकलेगा नहीं ना, इतना तो समझ ही रहे। तो चलिए इसको आप लोग तेजी से नोट कर लें।
हाँ देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वायर है, इस शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, ये पार्ट सेमी सर्कुलर, ये पार्ट सेमी सर्कुलर, और पूछा जा रहा है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इतना तो जान रहे हैं, इस पार्ट के कारण तो यहाँ कोई फील्ड होना नहीं है, क्योंकि वायर के लाइन में कोई पॉइंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, इसके कारण भी तो यहाँ कोई फील्ड होगा नहीं। लेकिन इस सेमी सर्कुलर पार्ट के कारण देखेंगे तो देखो, यहाँ से आई करंट चला और दो पार्ट में बट गया, और चूंकि दोनों वायर एक जैसा है तो जो रेजिस्टेंस इसका है वही इसका है, तो करंट इक्वली डिवाइड होगी। तो सोचो, ये जो सेमी सर्कल है उससे ही राइट साइड में पॉइंट है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड देगा, चूंकि राइट साइड में इनवर्ड फील्ड होता है और इससे देखो तो लेफ्ट साइड में आउटवर्ड होगा, और जितना ये फील्ड देगा उतना ही ये देगा, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। यानी हम B1 निकालें या B2 निकालें, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, अब B1 अपोजिट टू होगा B2, हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O विल बी जीरो। क्लियर है? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, चलिए नोट कर लेते हैं इसे। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर लूप है जिसमें I करंट का फ्लो हो रहा, और इस लूप का रेडियस जो है वो R है, और कह रहा है कि इसी के सेंटर पे एक स्मॉल करंट कैरिंग लूप को इस तरह से रखा जाता है कि दोनों का जो प्लेन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। चलिए इसको ऐसे समझें, जैसे एक सर्कुलर लूप है, ऐसे रखा हुआ, अब मतलब उसका प्लेन ये हो गया, और उसी के परपेंडिकुलर एक स्मॉल लूप को ऐसे रख दिया, दूसरा लूप को ऐसे रख दिया। तो ये जो सर्कुलर लूप है, बड़ा वाला जो सर्कुलर लूप है, उसके कारण तो आप जान रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे अगर देखें तो एक्सिस के अलोंग होता, पढ़े हैं ना। जैसे सर्कुलर लूप है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में करंट है तो फील्ड इधर हो जाता है, क्लॉकवाइज में है तो इधर हो जाता। तो बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ बिगर लूप, और यह भी जानो केवल हम बिगर लूप के कारण ही फील्ड देख रहे हैं, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए μ0I/2a होता है, वही यहाँ रेडियस R है तो μ0I/2r, यानी ये बड़ा वाला लूप जो है इतना मैग्नेटिक फील्ड दिया। अब कह रहा उसी पॉइंट, इसके सेंटर के नज़दीक में एक स्मॉल करंट कैरिंग लूप को रख दिए, ठीक ना, एक स्मॉल करंट कैरिंग लूप को रख दिए, लेकिन इसका जो प्लेन है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सोचो, ये जो स्मॉल लूप है इसका कोई पूछे एरिया वेक्टर किधर होगा, तो जाहिर है एरिया वेक्टर इधर हो। सोचो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, नहीं, यहाँ पे लूप को रख दिए तो एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर इसका इधर है, और सर्कुलर वायर, बड़ा वाला वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर है। कह रहा है कि ये छोटा वाला लूप में स्मॉल I करंट का फ्लो हो रहा है और इसका रेडियस R, तो कह रहा है इस स्मॉलर लूप पे कितना टॉर्क लगेगा, है ना, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर लूप। तो याद करो ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, IA×B, वही नंबर ऑफ टर्न अगर n होता है तो NIA×B। तो देखो तो IAB sin 90, कारण कि इस लूप का एरिया वेक्टर इधर है, B इधर है, बीच का एंगल 90, और I एरिया हो गया स्मॉलर लूप का πr²,
और जहाँ स्मॉलर लूप रखा हुआ है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितने के इक्वल है, तो म्यू नॉट आई बाई 2r, और साइन 90 तो आप जान ही रहे हैं 1 हो गया। यही हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। तो चलिए इसको भी नोट कर लें। चलिए प्रॉब्लम नंबर 40 को देखते हैं। कह रहा है कि एक बिगर लूप है, इसमें आई करंट का फ्लो हो रहा, ठीक ना, बिगर लूप है, इसमें आई करंट का फ्लो हो रहा, और क्वेश्चन में दे दिया है कि इसका रेडियस जो है वो आर, कैपिटल आर इसका रेडियस। तो जाहिर है इस बिगर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सिस के लॉन्ग होगा, और वो फील्ड का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। मैग्नेटिक फील्ड हो गया एक्सिस के लॉन्ग म्यू नॉट आई बाई 2r। कह रहा है कि इसके सेंटर पे हम लोग एक स्मॉलर लूप को रखते हैं, और इस स्मॉलर लूप का रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर, और दोनों का जो प्लेन है एक दूसरे से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और देखो ये स्मॉलर लूप में स्मॉल आई करंट है, इसका रेडियस दे दिया है स्मॉल आर, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखो। और कह रहा है कि ये बड़ा वाला लूप का जो प्लेन है और छोटा वाला लूप का जो प्लेन है, मतलब बड़ा वाला लूप अगर ऐसे रखा हुआ है तो छोटा वाला लूप ऐसे रखा हुआ, और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक। तो देखो पिछले ही क्वेश्चन के तरह अगर हम लोग इसे स्मॉलर लूप पर टॉर्क देखें तो इसे स्मॉलर लूप का एरिया वेक्टर इधर होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है। सोचो ये 30 तो ये हो गया 60, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है तो ये 60, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इधर, तो जाहिर है ये एंगल 30 हो गया। देख लो ध्यान से, ये 30 तो ये 90 माइनस 30 यानी ये 60, और ये जब 60 होगा तो ये क्या हो गया 30, ठीक। तो सोचो बिगर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, तो इसे स्मॉलर लूप पे अगर कोई पूछे कि टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर लूप, स्मॉलर लूप पर क्या टॉर्क होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या जानते हो, आई ए क्रॉस बी। टॉर्क हो गया आई ए बी साइन 30। ये इसका एरिया, तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। बी इस सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r, और साइन 30 कितना 1/2। देखो इतना जो टॉर्क हुआ, चलो अरेंज करके लिख दे रहे हैं, म्यू नॉट स्मॉल आई इंटू कैपिटल आई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। इतना टॉर्क हुआ मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और ये स्मॉलर लूप जो है ना, इस टॉर्क के कारण, देखो ए क्रॉस बी, तो सिखाए थे ए से बी की ओर जाओ क्लॉकवाइज, मतलब ये जो लूप है ना ऐसे रोटेट करना चाहेगा। ये लूप स्मॉलर लूप इस टॉर्क के कारण चाहेगा, जैसे मान लो मेरे हाथ को स्मॉलर लूप समझो, तो टॉर्क लग रहा है तो ऐसे रोटेट करना चाहेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको रोटेट करने से रोकना है ना, क्या रोटेट करने से रोकना है। और हम जो हैं कोई धागा को बांध दिए हैं यहाँ पे, और धागा को बांध करके इसको रोक के रखे हो, ठीक ना, इसी पोजीशन में रोक करके रखे हुए। तो बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क चाह रहा है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करे, और ये धागा चाह रहा है कि ये रोटेट ना करे, या ये चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना, धागा से ऐसे बांध के हम खींच रहे हैं। तो अगर ये रुका हुआ है तो बोलेंगे
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर इक्विलिब्रियम, अगर ये रुका हुआ है तो टॉर्क जो F के कारण होगा, टॉर्क ड्यू टू F मतलब जो अप्लाइड फोर्स हम लोग एग्जर्ट किए, उसके कारण जो टॉर्क होगा वही टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के इक्वल होगा। ये हो गया टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना। एक बार आपको क्वेश्चन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। आप जो फोर्स लगाएंगे इस धागा पे जिससे कि ये रोटेट ना करे, तो उस फोर्स का वैल्यू कम से कम क्या होगा। तो देखो जी, F के कारण टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू R, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण म्यू नॉट स्मॉल आई कैपिटल आई पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R। तो देखो तो फोर्स क्या आ गया, म्यू नॉट स्मॉल आई कैपिटल आई, एक R तो कैंसिल हो गया, पाई R डिवाइडेड बाई 4R। यही ना हो गया। तो चलिए इसको नोट कर लें। आइए प्रॉब्लम नंबर 46 को देखें। 46 में कह रहा कि एक रिंग है जिस पर Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ये रिंग रोटेट भी कर रहा है 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियस वगैरह सब दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया। क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे, कॉपी में अपना देख लेना इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते समय, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और जब ये रोटेट कर रहा है रिंग, तो बताए थे कि रिंग जब रोटेट करता है तो करंट हो जाता है Q ओमेगा बाई 2 पाई। इसी चैप्टर के स्टार्ट में बतलाए थे। यानी समझ लो इसमें करंट भी है, और करंट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बतलाया गया था, तो म्यू नॉट आई 2 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, पाई पाई गायब हो गया, म्यू नॉट आई R स्क्वायर 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और I के जगह क्या लिख देना है, तो Q ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक, अपना रख दिया जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना, क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वो पॉइंट जो है सिचुएटेड है, और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है। तो देखो जी, फॉर्मूला तो रेडी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और ये हो गया म्यू नॉट बाई 2 आई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब E बाई भी का वैल्यू क्या होगा, देखो जी, ये टर्म तो कैंसिल हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, और नीचे में देख लो म्यू नॉट बाई 2 है, तो म्यू नॉट का वैल्यू तो होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ये वाला टर्म तो गायब हो गया, ऊपर बच गया Q इंटू एक्स, और नीचे बच गया I इंटू R स्क्वायर। अब क्या करेंगे,
आई का जो वैल्यू आया उसको यहां पुट कर दो। देख लो जी, ये तो 2 पाई हो गया, तो 9/2 पाई 10⁻16 हो गया क्या, Q इंटू एक्स। आई क्या हो गया, Q ω/2 पाई R स्क्वायर। Q कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, 9 इंटू 10⁻16। देख लो Q भी गायब हो गया, ऊपर क्या बच गया x, और नीचे बच गया ओमेगा इंटू R स्क्वायर, है ना। 2 पाई तो गायब हो ही गया, Q गायब। देख लो, तो क्वेश्चन में x मालूम है, तो बिल्कुल क्वेश्चन में दे दिया है x का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो x तो मुझे मालूम है, क्या ओमेगा मालूम है, बिल्कुल मालूम है, रेडियस मालूम है, तो वो भी मालूम है, तो केवल वैल्यू ही ना पुट करना है ना। तो अब मेथड तो समझ गया, वैल्यू पुट कीजिएगा, नोट करें। देखिए प्रॉब्लम नंबर 58 को कह रहा है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसमें 2 एम्पियर का करंट है। तो आप तो जानते हैं सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के लॉन्ग होता है, फार्मूला होता है μ0Ni। कह रहा है इसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और उसका फ्रीक्वेंसी इतना दे दिया। तो आप जानते हैं ना, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला टाइम पीरियड के जस्ट उल्टा होता है। याद करो, जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो टाइम पीरियड 2πm/qb होता है। फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो qb/2πm, यानी इलेक्ट्रॉन है तो Eb/2πm। अब सोचो, B का वैल्यू μ0Ni 2πm। आपसे पूछा जा रहा है n का वैल्यू क्या होगा, तो सोचो ना n का वैल्यू क्या होगा, तो 2πm इंटू न्यू डिवाइडेड बाई E μ0I। सोचो तो इसमें क्या अननोन है, 2 मालूम, पाई मालूम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम, क्वेश्चन में न्यू भी दिया हुआ। देख लो 2/πm न्यू, μ0 को लिख दें 4π इंटू 10⁻⁻7, तो पाई भी नहीं रखना पड़ेगा, ये हो गया 1/2E m इंटू न्यू डिवाइडेड बाई I 10⁻7। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना आसान। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखें जी, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फ्रीक्वेंसी क्या लिखें, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10⁸, अरे 1 इंटू 10⁸ या केवल 10⁸ बोले, कोई फर्क तो है नहीं। आई का वैल्यू कितना है जी, तो 2 एम्पियर, तो आई के जगह लिख दिए 2 एम्पियर, है ना, और 10⁻7। बस अब इसको सॉल्व कर ले तो आपको वैल्यू आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको इतना सिखा दिए। चलिए इसको नोट करें। देखिए 61 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड है, और इसको 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए कनेक्ट करने का मतलब हुआ कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, और कैपेसिटर का पोटेंशियल बैटरी के ईएमएफ के इक्वल हो गया। तो बतलाओ, तो चार्ज क्या, C कितना, 100 माइक्रोफैराड, और ये है 20, Q हो गया 2000 माइक्रोकूलम, है ना। इतना चार्ज इस पे आ गया। अब इसी में आपसे कहा जा रहा है कि इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ड्रॉप्स टू 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन 2 सेकेंड। कह रहा 2 सेकेंड के बाद इसका जो पोटेंशियल है पहले जितना था उसका
90% हो गया, तो पहले 20 था उसका 90% हो गया, यानी अब 18 वोल्ट हो गया। और ऐसा कब हुआ है? जब इसको हम लोग कनेक्ट किए हैं एक लॉन्ग सोलेनॉइड से जिसमें 4000 टर्न्स पर मीटर है, यानी कि हम लोग इस बैटरी को हटा करके जब इस कैपेसिटर को कनेक्ट किए किससे? लॉन्ग सोलेनॉइड से, तब देखा क्या गया कि कुछ देर के बाद इसका जो पोटेंशियल है, मतलब ये डिस्चार्ज हो गया होगा, है ना, कह रहा 2 सेकंड के बाद इसका जो पोटेंशियल है, ऐसा करते हैं यहीं पे लिखते हैं, आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के इंटरवल के बाद इसका पोटेंशियल पहले जितना पोटेंशियल था उसका 90% हो गया। मतलब कितना हो गया बोलो? 18 वोल्ट हो गया। तो अब कोई पूछे कि इस पर चार्ज क्या होगा, तो अब इस पर चार्ज हो गया C इंटू V। पहले था C इंटू E जो बैटरी का EMF था, फुली चार्ज था। अब जो है कुछ डिस्चार्ज हुआ है, तो C इंटू V। C कितना दिए हुए है जी? तो 100 माइक्रोफैराड, और V कितना है? 18। बतलाओ ना कितना हो गया? 1800 माइक्रोकूलम। यानी पहले चार्ज था 2000 माइक्रोकूलम और अब कितना हो गया? 1800 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब जो चार्ज घट गया वही न इस सोलेनॉइड से पास किया होगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज अगर पूछा जाए, फ्लो ऑफ चार्ज इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना चार्ज का फ्लो हुआ, तो सोचो कैपेसिटर पर पहले 2000 था, अब 1800 है, तो 2000 माइनस 1800 माइक्रोकूलम, यानी 200 माइक्रोकूलम चार्ज का फ्लो हुआ है ना। 2000 पहले इस पर था और अभी बच गया है 1800, मतलब 200 माइक्रोकूलम चार्ज का फ्लो हुआ। तो अगर पूछा जाए कि एवरेज करंट क्या होगा, सोलेनॉइड के थ्रू एवरेज करंट क्या होगा, तो करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज हो गया 200 इंटू 10 टू द पावर -6 और टाइम 2 सेकेंड है, यानी I हो गया 10 टू द पावर -4 एम्पियर, है ना। तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट NI। म्यू नॉट हो गया 4 पाई 10 टू द पावर -7। n कितना है जी? तो क्वेश्चन में दे दिया है n है 4000 टर्न्स पर मीटर। तो बोलो n के जगह क्या लिख दिए? 4000। और I का वैल्यू अभी निकाले हैं 10 टू द पावर -4। तो देखो तो ये कितना आ गया? ये 10 टू द पावर 3 से -4 -1 हो गया, यानी 16 पाई 10 टू द पावर -8 और पाई का वैल्यू रख करके इतना टेस्ला जो है ना आ गया आंसर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा वैल्यू को रख करके, ठीक ना, नोट कर लिया जाए। तो ठीक है, हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन सब तो डिस्कस कर लिए हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह भी बना लेंगे। देखिए थोड़ा ऑनलाइन क्लास में कोऑपरेट करना पड़ता है, खुद से भी जो है ना सेल्फ स्टडी बहुत करना पड़ता है, और ये मैं तो एक हेल्प कर रहा हूँ जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने कठिनाइयों को दूर कर सके। आगे मैं पढ़ाऊँगा परमानेंट मैग्नेट और NCERT बुक का जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का मैं अभी अपलोड करा दे रहा हूँ इसी लेक्चर में, जिससे कि आप उसके क्वेश्चन के आंसर को देख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।